तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल टैलेंट एंड ज्ञान में। तो बिना किसी देरी के अपन आज पढ़ने वाले हैं संघवाद। इसके बाद ये अपन 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप जाके देख लेना। और अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे जो है संघवाद। आगे पीछे वीडियोस होने वाले हैं क्योंकि अध्याय 2 3 ऐसे डले हुए हैं, तो आगे पीछे वीडियो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे आप लोग देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी पूरी। ठीक है, या फिर आप प्ले लिस्ट पे जाके चेक करते हैं। ठीक है, आई बटन पे आ रहा होगा तो आप शुरू में प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, उसमें आपको सभी मिल जाएंगे। चलिए, तो संघवाद में अपन को क्या क्या पढ़ना है वो आप देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो देखो, सबसे पहले अपन को पढ़ना है संघवाद। संघवाद क्या है, उसकी विशेषता और आवश्यकता। ठीक, फिर इसके बाद दूसरे में पढ़ना है अपन को भारत में संघीय व्यवस्था। फिर इसमें तीसरे पढ़ेंगे अपन क्या, विभिन्न स्तरों में की सरकार। इसके बाद अपन आएगा विधायिका का, विधायी शक्तियों का विभाजन। फिर अपनी भाषा नीति, और लास्ट में आएगा विकेंद्रीकरण। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन या अनुच्छेद होने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जो संविधान संशोधन या अनुच्छेद मिलेंगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं संघवाद। संघवाद क्या होता है, देखो संघवाद, संघवाद क्या है। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटी जाती है। ठीक है, दोनों सरकारें संविधान के अनुसार अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करती हैं। कोई भी सरकार दूसरी सरकार के अधिकारों के हस्तक्षेप नहीं करती। ठीक है, अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो उसमें केंद्र सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यदि केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, अब क्या होता है भैया, देखो संघवाद का संघवाद, संघ मतलब संघवाद का अर्थ होता है मिलकर समान करना। ठीक है, फेडरल। ठीक, फेडरल इसका जो इंग्लिश में इसको संघ को बोलते हैं फेडरल, इसका अर्थ होता है मिलकर काम करना। जब कोई राज्य या देश मिल, ठीक है, जब कई राज्य मिलकर एक देश बनता है, सभी राज्यों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, तो उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। और ये भारत एक संघीय देश है। ठीक है, ये आपका भाग एक में मिलेगा, अभी पढ़ेंगे आगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक, तो अब क्यों आवश्यकता पड़ी, तो भारत एक बहुत बड़ा देश है। ठीक, यहाँ अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृति, परंपरा के राज्य हैं, बिल्कुल है। यदि पूरे देश का शासन केवल केंद्र सरकार चलाए तो किसी भी राज्य की समस्याओं का समाधान करने में कठिन हो जाएगा। मान लो आप किसी राज्य के छोटे से शहर से आते हो, उसको केंद्र सरकार को कैसे अपना पहुंचाओगे, उसके बाद तो लाखों ऐसी समस्या आती होंगी। तो इसीलिए संविधान में केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन किया गया। ठीक है, राज्य में कोई दिक्कत है तो राज्य सरकार देखेगी, फिर राज्य, और जो कोई बड़ी चीज होगी तो फिर वो केंद्र सरकार के पास जाएगी। चलिए, तो विशेषता देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपनी संघवाद की प्रमुख विशेषता क्या है, दो या दो से अधिक स्तरों पर सरकार होती है। पहला केंद्र सरकार होती है, दूसरा राज्य सरकार होती है, तीसरा आपका स्थानीय, जिसमें आपकी पंचायत और नगर पालिकाएं जाती हैं। ठीक है, ये ये आपके शहर में काम करती हैं। ठीक है, और पंचायत आपके गांव में काम करती हैं। अब दूसरा इसमें दिया है संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन। कैसे, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार संबंध में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं कि दोनों सरकार अपने विषयों पर कार्य करती हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें, संविधान सर्वोच्च होता है। ठीक है, संघीय व्यवस्था में संविधान का सबसे बड़ा होता है। ठीक है, संघीय व्यवस्था में संविधान सबसे बड़ा होता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों संविधान का पालन करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ेगा, उनके क्या बोलते हैं रहने दो। यदि केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट लेता है। देखा होगा आपने, जैसे कोई नियम कानून पारित होता है या फिर कोई अनुच्छेद नया संशोधन किया जाता है, तो अब ऐसे तो डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, तो वो कहाँ जाएगा, सीधा मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर वहां से जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। ठीक है, संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि संघीय व्यवस्था में संविधान की महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन करने के लिए केंद्र और कई राज्य की सहमति आवश्यक होती है, इसीलिए सांसदों को बुलाया जाता है। सभी राज्य के सांसद मान जाएंगे तो वो नियम कानून पारित हो जाएगा। पहले लोकसभा, राज्यसभा, लास्ट में होता है राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तो वो कानून पारित नहीं होगा, चाहे तो राष्ट्रपति पारित कर सकता है चाहे तो नहीं। अब देखेंगे अपन संघीय देश क्यों है, भारत संघीय देश क्यों है। देखो, भारत में केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के अधिकार अलग अलग होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है जो इन अधिकारों का अगर कोई हनन करता है, कोई चीज दिक्कत आती है तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय विवादों का समाधान करता है। इन्हीं कारणों से भारत एक संघीय देश कहा जाता है। अब भारत में संघीय व्यवस्था देखो, भारत एक संघीय देश है जिसका अर्थ होता है भारत में शासन की शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटी गई हैं। दोनों सरकारें अपने अपने अधिकार के क्षेत्र में कार्य करती हैं। दोनों अधिकार संविधान के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, ये पक्का हो गया। अब आगे बढ़ेंगे अपन, तो देखो भारत में राज्यों का संघ कहा जाता है।
तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, ठीक है। इसका अर्थ होता है भारत कई राज्यों से मिलकर बना है, लेकिन यह एक देश है। इसीलिए भारत को यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत में सरकार के स्तर 3 होते हैं। एक तो केंद्र सरकार, अभी अपन देगा राज्य सरकार, और तीसरा होता है स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कार्य करती है, ठीक है। राष्ट्र के महत्व के विषय में निर्णय लेती है और रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, रेल आदि में, ठीक। और राज्य सरकार केवल अपने राज्य के लिए कार्य करती है, ठीक है। राज्य के विकास और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, जैसे पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, सिंचाई आदि। अब होती है स्थानीय सरकार, ये सबसे निचले स्तर की सरकार होती है। ये दो वर्गों में काम करती है, एक तो गांव में, दूसरा शहरी क्षेत्र में। गांव में होती है आपकी ग्राम पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका या नगर निगम। स्थानीय समस्याओं का समाधान करती है, ठीक है। इनका कार्य केवल लोकल की समस्याओं का समाधान करना है, बाकी से उनको कोई मतलब नहीं। अब देखिए शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन क्या है? तो शक्तियों का विभाजन है संघीय व्यवस्था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच कार्यों को, अधिकारों को द्वारा बंटवारा किया जाता है, इससे शक्तियों का विभाजन होता है। इसका उद्देश्य यह है कि दोनों सरकारें अपने अपने कार्य, ठीक है, बिना किसी विवाद के कर सकें। तो शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया? तो भारतीय संविधान के केंद्र में राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन अनुच्छेद 246 तथा 7वीं अनुसूची के माध्यम से किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 246 अनुच्छेद आया है अभी भी 24 तारीख से लेके 27 तारीख के एग्जाम में, ये पूरा पूछा गया है। 28 को छुट्टी थी तो नहीं हुए। अब अनुच्छेद 246 में बताया गया है कि किस विषय का कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, किस विषय पर राज्य सरकार को है, किन किन विषय में दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो अब देखो, ये अभी 7वीं अनुसूची में 3 विषय बांटे गए हैं, ठीक है, 3 उसमें बांटे गए। सब सूची में क्या, इसे सूची के विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। मुख्य विषय रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, डाक तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। और लगभग इसमें कितने 100 विषय सम्मिलित हैं अभी प्रेजेंट में। राज्य सूची में क्या है? राज्य सूची में पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, सिंचाई, प्रशासन, कानून व्यवस्था, इसमें कितने 61 विषय वर्तमान में सम्मिलित हैं। और समवर्ती सूची, तो इसमें क्या है? शिक्षा, वन विभाग, विवाह, जनसंख्या नियंत्रण, श्रम बल, बिजली आदि। इसमें क्या वर्तमान में अभी 52 विषय निर्मित हैं, ठीक है, मतलब सम्मिलित हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत सॉरी भाषा नीति और राज्य में कई भाषाओं का पुनर्गठन। तो यह टॉपिक बताता है कि भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषाओं और राज्यों का प्रबंधन कैसे किया गया ताकि देश की एकता बनी रहे। तो अब देखो भाषा नीति। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इसीलिए संविधान निर्माताओं के सामने यह प्रश्न था कि देश में भाषा मतलब राज्य भाषा कौन सी होगी। तो संविधान में हिंदी देवनागरी लिपि, ठीक है, हिंदी देवनागरी लिपि जो है, इसको क्या दिया गया है? हिंदी देवनागरी लिपि को अपना राज्य भाषा मतलब संघ की राज्य भाषा बनाया गया, मतलब राज्य भाषा घोषित की गई इसको, हिंदी देवनागरी लिपि को, ठीक है। साथ ही अंग्रेजी भाषा को भी सरकारी कार्यों में उपयोग में जारी रखा गया है ताकि किसी भी राज्य में कठिनाई ना हो, क्योंकि हर जगह आपकी हिंदी नहीं चलती है। आप तमिल साइड जाओगे तो कर्नाटक साइड जाओगे, वहां उनकी अलग लैंग्वेज चलती है, अपना अलग वो लोग करते हैं। बाकी भाषा आपकी कौन सी रहेगी? आपकी देवनागरी हिंदी लिपि ही रहेगी। तो संविधान के सॉरी भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? अपनी 22 भाषाएं हैं, ठीक है, को मान्यता प्राप्त है। भाषा नीति का उद्देश्य क्या है? सभी भाषाओं को सम्मान करना, किसी भी भाषा को जबरन लागू न करना, सभी राज्यों के बीच एकता बनाए रखना, और लास्ट भाषाई विवादों को कम करना। अब देखिए भाषाई पुनर्गठन के लाभ क्या हैं। तो लाभ क्या होते हैं? तो लोगों को अपनी अपनी भाषा में प्रशासन और शिक्षा मिलती है, राज्य और प्रशासन का आसान हुआ, भाषाई विवाद कम हुए और राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई, ठीक है, ये भाषाई हो गया। अब क्या भाषा के आधार पर राज्य बनने से देश बढ़ गया? नहीं, इसके विपरीत भाषाई आधार पर राज्यों को गठन से लोग संतोष बढ़ गया, तो भारत की एकता और संप्रभुता हुई, ठीक है, एकता, भारत की एकता और मजबूत हुई। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था, देखिए तो राज्य संघ की भाषा कौन सी? देवनागरी सॉरी हिंदी देवनागरी लिपि। सहायक सरकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं? 22। तो 1956 में क्या राज्य का पुनर्गठन अधिनियम आया, ठीक है। और लास्ट राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः भाषा के आधार पर किया गया। याद रखने के लिए क्या, 1956 में भाषा के आधार पर राज्य, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, ये इतना याद रखना अपन। आगे बढ़ेंगे। विकेंद्रीकरण, इसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी आता है। विकेंद्रीकरण का होता है केंद्र और राज्य की
सरकार की कुछ शक्तियां स्थानीय सरकार यानी ग्राम पंचायत नगर पालिकाओं को देना। इसका उद्देश्य लोगों के उनके क्षेत्र में जुड़े निर्णय लेने का अधिकार देना है। तो विकेंद्रीकरण की आवश्यकता, भारत बहुत बड़ा देश है, यदि छोटे बड़े मामले केवल केंद्र सरकार राज्य सरकार ही ले तो प्रशासन कठिन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए स्थानीय समस्याओं को समाधान स्थानीय स्तर पर करने के लिए विकेंद्रीकरण को अपनाया गया। अब स्थानीय सरकारें कोई पता है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद। ठीक है, इसके बाद शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम बनाए गए हैं स्थानीय सरकार इनकी। अब ये भी अपना 73वां संविधान संशोधन 1992, तो इसमें क्या है, संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके प्रमुख दो प्रावधान है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिले, ग्राम पंचायत और नियमित चुनाव 5 वर्ष में होंगे, महिला अनुसूचित जाति मतलब एससी अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। पंचायतों को स्थानीय विकास के कार्य सौंपे गए हैं। ठीक है, अब 74वां संविधान संशोधन होता है नगर पालिका के लिए। यह संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। इसके मुख्य प्रावधान क्या है, नगर पालिकाओं के संवैधानिक दर्जा मिले, शहरी कार्यों निकायों में चुनाव 5 वर्ष में हो, एससी एसटी महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई, शहरी विकास के लिए कार्य नगर पालिकाओं को दिए गए। अब विकेंद्रीकरण से लाभ क्या होते हैं, लाभ है देखो, लोगों की शासन की भागीदारी बढ़ती है, स्थानीय समस्याओं का समाधान जल्दी होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है, प्रशासन में अधिक प्रभाव बढ़ता है और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलता है। ये क्या है, लोकतंत्र के मतलब विकेंद्रीकरण के लाभ हैं। अब परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, ये हमने बताया था आपको, संविधान संशोधन और अनुच्छेद आ सकते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 किसके लिए, पंचायती राज। जो 74वां संविधान संशोधन है आपका नगर पालिकाओं के लिए, वो ये भी 1992 में। स्थानीय निकाय को चुनाव कब होता है, तो 5 वर्षों में, और महिलाओं एससी और एसटी की महिलाओं को आरक्षण दिया गया। संघवाद का सार देखिए, संघवाद केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन, भारत संघ की व्यवस्था, भारत संघ राज्यों का संघ है, ये कहा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। शक्तियों का विभाजन अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची में। ठीक है, संघ राज्य सीमावर्ती सूची में। ठीक है, ये हो गया। भाषा हिंदी, तो ये आपकी हो जाएगी, हिंदी भाषा कितनी है 22, ये कहाँ पे आ गया आपकी 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ये 1956 में भाषाई पुनर्गठन में। विकेंद्रीकरण में क्या है, 73वां संविधान संशोधन पंचायत के लिए और 74वां संविधान संशोधन होता है ये आपका नगर पालिका, और ये तब का भी ये 1992 के हैं। ठीक है, ये 1992 संविधान संशोधन पंचायत राज और नगर पालिकाओं के लिए है। तो इसके साथ यहीं पे वीडियो अपनी होती है एंड। ठीक है, तो अपना लास्ट टॉपिक रह गया लोकतंत्र, तो वो अपन नेक्स्ट उसमें वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, और क्या, बस इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है। ठीक है, और सभी के लिए आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।